मेरा नाम भव्या सिंह है। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो यहाँ पे हमें पढ़ना है वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी का पढ़ना है। 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी 12th लेवल पे नहीं है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम जानते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो किसके बराबर होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, C प्लस I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो सबसे पहले हम रीड एक एक करके पढ़ते हैं कि कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर्व को कंबाइन करके एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनेगा। तो पहले देखते हैं, सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व। ओके, इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो हमेशा 10-10-10-10 है। इन्वेस्टमेंट हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे लेके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट विद द इंक्रीज इन इनकम इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, विद द इंक्रीज इन इनकम इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट, ऑलवेज इक्वल टू 10। तो जैसे हम देखें इनकम हमारी 10 थी, हमारा इन्वेस्टमेंट 10 था। इनकम हमारी 20 हुई, हमारा इन्वेस्टमेंट भी 10 ही रहा। इनकम 30 हुई, हमारा इन्वेस्टमेंट फिर भी 10 ही रहा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर अगला हम देखेंगे कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व की अगर हम बात करें तो विथ द इंक्रीज इन इनकम द कंजम्पशन कर्व ऑल्सो इंक्रीजेस। हम जैसे जैसे ज्यादा अर्निंग करने लगेंगे वैसे वैसे हम अपनी कंजम्पशन भी बढ़ाते जाएंगे। पहले हम देखें, ये हम पढ़ चुके हैं कि इवन इफ इनकम इज 0 कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू 0। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाई कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू 0, बिकॉज इवन इफ वी डोंट अर्न एनीथिंग वी विल कंज्यूम समथिंग फॉर लिविंग। Okay, we will consume something from living. From where we will consume? We will consume it from our past savings or from borrowing it from someone. Okay, so let's see. Income क्या है हमारी 0, consumption 15. Income 0 है लेकिन तब भी consumption exist कर रहा है। उसके बाद इनकम हुई 10, कंजम्पशन भी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इनकम हुई 10, कंजम्पशन हुआ 20। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखें, डायग्राम देखें तो इसमें होगा इनकम है हमारी 10, सबसे पहले 0, इनकम है हमारी 0, तो भी हमारा कंजम्पशन कितना है 15, तो भी हमारा कंजम्पशन कितना है 15। तो जो कंजम्पशन कर्व ड्रॉ होता है वो हमेशा ही कुछ छोड़ के ड्रॉ होता है, हमेशा ही वो 0 के ऊपर से ड्रॉ होता है, 0 के ऊपर से ड्रॉ होता है। ओके, तो कंजम्पशन है हमारा 15, इवन व्हेन इनकम इज 0 आवर कंजम्पशन इज 15। व्हेन इनकम इंक्रीजेस टू 10 आवर कंजम्पशन इंक्रीजेस टू 20, हमारा कंजम्पशन कितना हो जाता है 20। फिर इनकम हमारी बढ़ के 20 हो गई तो हमारा कंजम्पशन कितना हो गया 25। ऐसे ही करते करते हमारा कंजम्पशन कर्व धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। फिर जब इन दोनों कर्व को हम कंबाइन कर देंगे तब बनेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। जब हम इन दोनों कर्व को कंबाइन कर देंगे तो बनेगा हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I। 15 प्लस 10 25, 20 प्लस 10 30। दोनों को ऐड करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो हमारा निकल के आएगा एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड अगर हम देखें तो वो पैरेलल है, कुछ उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कंजम्पशन कर्व और एग्रीगेट डिमांड के कर्व के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है, वो हमेशा सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है। और हम यहाँ देख चुके हैं कि हाइपोथेटिकली एज अजम्पशन लेके जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा 10 रहता है। इसीलिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो कंजम्पशन कर्व के
पैरेलल दिख रहा है, वो कंजम्पशन कर्व के पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, आप एक काम करो, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, इसको लिख लो, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ना है बेसिकली ग्राफ के हिसाब से। तो सबसे पहला है AD इज इक्वल टू वाई। AD इज इक्वल टू वाई एट अ पॉइंट E aggregate demand and income both are equal. At a point E aggregate demand and income both are equal when Y is equal to 50। जब इनकम हमारी 50 है, यहाँ पे जब इनकम 50 है उसी टाइम पे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी कितनी है, 50 है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, कहाँ पे, एट पॉइंट E। अगर उसके पहले देखें हम, इस E पॉइंट के पहले देखें, E पॉइंट के पहले एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और जो इनकम है वो कम है। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन इनकम। प्रायर टू दैट पॉइंट एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन इनकम। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ AD। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें E पॉइंट के बाद, इसके बाद देखें तो यहाँ पे जो AD है वो कम है और जो इनकम है वो ज्यादा है। जब हम ज्यादा अर्निंग करने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी कंजम्पशन को एक लेवल पे लाके बंद कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, बट कुछ पार्ट ऑफ जो इनकम होती है उसको हम सेव करने लगते हैं। कुछ पार्ट ऑफ इनकम जो होती है उसको हम सेव करने लगते हैं। इसीलिए व्हेन आफ्टर दैट पॉइंट, E पॉइंट के बाद ऐसा हुआ कि whatever we earn we tend to save that income। ओके, इसके बाद हम जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एग्रीगेट डिमांड, जो मिनिमम एग्रीगेट डिमांड है वो 25 है। मिनिमम एग्रीगेट डिमांड जो है वो 25 है। ये जो 25 मिनिमम एग्रीगेट डिमांड है ये इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है? लेवल ऑफ इनकम से। मतलब इसका मतलब ये है कि लेवल ऑफ इनकम से ये 25 AD अफेक्टेड नहीं है। चाहे इनकम कितनी भी हो, ये जो मिनिमम 25 है ये 25 ही रहेगा। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। तो इसको हम नाम देते हैं ऑटोनोमस AD। इसको हम नाम देते हैं ऑटोनोमस AD। फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है कि जो मिनिमम कंजम्पशन है वो हमारा 15 है। मिनिमम कंजम्पशन हमारा कितना है? 15 है। ये जो मिनिमम कंजम्पशन है 15, वो इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है? लेवल ऑफ इनकम के। इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम का मतलब ये है कि दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम, दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय लेवल ऑफ इनकम। सो इसको भी हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको भी हम नाम देते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी जो इंडिपेंडेंट चीजें होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में बार दिखाई। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई C बार। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई C बार। जो इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे हम एजम्पशन लेके ही चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे हम एजम्पशन लेके चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट इज 10। इन्वेस्टमेंट इनकम चाहे कितनी भी हो, हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल टू 10 ही रहेगा। हमारा इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इक्वल टू 10 ही रहेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी इंडिपेंडेंट है। किसके इंडिपेंडेंट है? लेवल ऑफ इनकम के। दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। इनकम चाहे बढ़े चाहे इनकम घटे, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको भी हम नाम देते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसको भी हम नाम देते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई I बार। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई I बार। तो बेसिकली ये पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं। ओके, सो दिस इज ऑल। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे उसमें हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड किससे रिलेटेड होता है? कंज्यूमर से। क्यों? क्योंकि डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर। तो जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होता है? प्रोड्यूसर से। क्यों? क्योंकि सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है?
एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है किसके, वही एग्रीगेट प्रोडक्शन के जो कि प्रोड्यूसर ने सोचा था कि मैं इकोनॉमी में दूंगा, जो कि प्रोड्यूसर ने सोचा था कि मैं इकोनॉमी में सप्लाई करूंगा। AS refers to the aggregate production as planned by the producer during an accounting year। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई वो होता है जो प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर ने, एक नहीं सारे प्रोड्यूसर ने, क्योंकि एग्रीगेट की बात कर रहे हैं तो जितने प्रोड्यूसर्स है इकोनॉमी में, सारे प्रोड्यूसर्स ने सोचा था कि हम सप्लाई करेंगे हमारी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये क्या है? सारे गुड्स एंड सारे सर्विसेज की फ्लो है एक इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। ओके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, वो किसके बराबर होती है? वैल्यू एडिशन के। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल्स टू वैल्यू एडिशन। जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं अपना, जब हम इकोनॉमी में कोई नया सामान बनाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि किसान गया खेती करने, ठीक है, तो उसने क्या प्रोड्यूस किया? आटा प्रोड्यूस किया। अब उस आटे से आटा प्रोड्यूस हो गया, पहले गेहूं प्रोड्यूस हुआ, फिर उसको आटे में कन्वर्ट किया गया, आटा प्रोड्यूस हो गया। अब हम चाहें तो आटा लेके रोटी बना के खा सकते हैं, या हम उसी आटे को लेके उसका केक बना सकते हैं। तो जब आटे को हम एज अ रोटी खा लेंगे तो वहीं पे वो कंजम्पशन हो गया, खत्म हो गया, कंजम्पशन हो गया। लेकिन जब उस आटे को एक प्रोड्यूसर लेके जाएगा और उसका केक बनाएगा तो उससे, उस केक बनाने से क्या हुआ? क्या आटा और केक दोनों की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि केक में क्या हुआ? आटे में वैल्यू एडिशन हो गया। तो जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं तो इसके कारण क्या होता है? जो सामान होता है जो इकोनॉमी में, उसमें वैल्यू एडिशन होती है। ठीक है, अब वैल्यू एडिशन हुई तो वैल्यू एडिशन के कारण क्या होगा? इनकम जनरेट होगी। अगर आटा बेचेंगे तो कम में बिकेगा, लेकिन वही केक बेचेंगे तो ज्यादा में बिकेगा, ज्यादा प्राइस में बिकेगा। तो जो प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज वो किस में रिजल्ट करती है? वैल्यू एडिशन में। उससे क्या होता है? वैल्यू एडिशन होता है। और वैल्यू एडिशन के कारण क्या होता है? इनकम जनरेशन। वैल्यू एडिशन के कारण क्या होता है? इनकम जनरेशन। वैल्यू एडिशन रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक, तो इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो फ्लो ऑफ इनकम है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? फ्लो ऑफ इनकम है हमारी इकोनॉमी में। कितना इनकम जनरेट हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, वो किसके बराबर है? एग्रीगेट सप्लाई के। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई आर सेम। दोनों क्या होते हैं? एक बराबर होते हैं। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों क्या होते हैं? एक बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है? वो प्लान्ड होता है कि कंज्यूमर ने कितना सोचा है कि हम अपनी इनकम का कंजम्पशन करेंगे, कितनी इनकम का हम एक्सपेंसेस करेंगे। वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई वो वैल्यू होती है जितना कि उस प्रोड्यूसर ने प्लान किया है कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, हम इतनी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन, जितना वो एक्चुअल प्रोड्यूस कर पाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कि एग्रीगेट सप्लाई को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एग्रीगेट सप्लाई की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम देखें तो इनकम क्या है हमारी? 0। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? 0। अभी हम पढ़ चुके कि इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इनकम है 0, एग्रीगेट सप्लाई 0। इनकम इज 10, एग्रीगेट सप्लाई इज 10। तो देखा जाए तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर है। 0 0, 10 10, 20 20, 30 30, 40 40 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो जो ग्राफ बनेगा एग्रीगेट सप्लाई का इन कॉरस्पॉन्डिंग टू इनकम, जो ग्राफ बनेगा एग्रीगेट सप्लाई का इन कॉरस्पॉन्डिंग टू इनकम, वो कैसा बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। वो कैसा बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि इनकम इज इक्वल टू एएस।
अब जो ये ग्राफ पढ़ा है हमने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कुछ पॉइंट्स है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला है, प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी आर रेडी टू सप्लाई ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोनॉमी में, वो सारा सप्लाई करने के लिए तैयार हैं जितना भी उन्होंने सोचा है बनाने के लिए। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सारा सप्लाई करने के लिए तैयार हैं जितना भी उन्होंने सोचा है बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि वो सारा सप्लाई करने के लिए तैयार होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स, जो हमारी कैपेसिटी होती है इकोनॉमी की प्रोडक्शन करने की, वो हमेशा ज्यादा डिमांड है, सप्लाई है, ठीक है। थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी, तो जो सप्लाई होगी वो भी उतनी ही बढ़ेगी, वो भी उतनी ही बढ़ेगी। तो जब सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल में बढ़ती हैं, जब सप्लाई और डिमांड दोनों एक दूसरे के बराबर में बढ़ती हैं, तो जो हमारा प्राइस होता है उसमें कोई चेंज नहीं आती है। जो प्राइस होता है उसमें कोई चेंज नहीं आती है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ राइज इन डिमांड, whenever there is a rise in demand, जब भी डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई कैन प्रोपोर्शनली राइज, एग्रीगेट सप्लाई भी उतना ही बढ़ सकती है। और जब दोनों एक साथ बढ़ती हैं, एक बराबर की बढ़ती हैं, तो जो प्राइसेस होती हैं वो कैसी होती हैं? कांस्टेंट होती है। प्राइसेस क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और इसीलिए प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं, इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई में जो प्राइस होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए जो एग्रीगेट सप्लाई होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। जितनी हमारी अर्निंग है, जितना फ्लो ऑफ इनकम है इकोनॉमी में, एग्रीगेट सप्लाई भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, उसी के बराबर होंगी, ठीक है। दोनों को हम बोल सकते हैं बेसिकली बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम, ओके। सो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ओवर हो गया। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई और सेविंग्स, एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो कंजम्पशन एंड सेविंग्स के बराबर होती है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग्स क्या होती है, कंजम्पशन का कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सेविंग्स का कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे मीट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।